देखिए बेटा, good morning all. Let's start studying this poem, the first one in your syllabus, that is My Mother at 66, written by poet, rather poetess कमला दास। ध्यान रखना, साउथ इंडियन लोग कमला बोलते हैं, नॉट कमला, इसलिए एम के बाद ए लिखना मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे तो कमला लिख दोगे, KAMLA, ऐसा नहीं है। इसकी स्पेलिंग है KAMALA, कमला दास। She was born in 1934 and passed away in the year of 2009, जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग। Was born in Malabar, Kerala. So she was a Keralite lady and she preferred to write in English only. इनकी मातृभाषा साउथ इंडियन, जो भी इनकी रीजनल लैंग्वेज मलयालम लैंग्वेज है, बट स्पेशली वो इंग्लिश में लिखना ज्यादा पसंद करती थी। ठीक है, तो इंडिया में जन्म लिए ऐसे बहुत सारे राइटर्स जिन्होंने हु प्रेफर टू राइट इन इंग्लिश, उस कम्युनिटी में ये एक बहुत ही शाइनिंग स्टार है। इनका नाम हर कोई जानता है लगभग लिटरेट वर्ल्ड में। ठीक है, तो पोएटिस कमला दास के बारे में कुछ बताते हुए, जैसे कि शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। मॉडर्न इंडिया में जितने भी कवि जन्म लिए हैं उनमें से ऑब्वियसली एकदम प्रथम श्रेणी के कवियों में से ये एक है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडाइजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनकी कविता में क्या देखने को मिलती है? ओरिजिनलिटी, मतलब एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, कहीं से सुनी हुई बातों के ऊपर भरोसा करते हुए वो कभी कविता नहीं लिखती थी। वर्सेटिलिटी, और इसमें सिर्फ एक मुखी भाव नहीं, बहुमुखी भाव। बहुमुखी मतलब मेनी डायमेंशनल। उनकी कविता में सिर्फ वन डायरेक्शनल भाव नहीं, मेनी डायरेक्शनल चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, कविताएं मतलब भावनाएं, तो वन भावना नहीं, मेनी भावनाएं, समझ गए? कुछ ऐसा है। एंड इंडाइजिनस फ्लेवर, फ्लेवर मतलब स्वाद, टेस्ट, सुगंध। तो उनकी कविता में सिर्फ एक तरह का स्वाद नहीं, अनेकों, उनमें से स्पेशली इंडाइजिनस फ्लेवर, इंडाइजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, मतलब जिस भूमि की वो कन्या थी, मतलब साउथ इंडिया की, मतलब इन पर्टिकुलर बोले तो मालाबार, केरला। तो वहां की जो वो थी, वहां की मिट्टी की खुशबू उनकी कविताओं के माध्यम से हमें मिलती है। मतलब जैसे कि आप यहाँ के हो, आप लोग यहाँ के हो, मतलब हरियाणा के हो, तो हरियाणा की कोई कृष्टि, कल्चर, संस्कार, संस्कृति, वो जो है आपके लेख के माध्यम से वो उभर के आती है या नहीं आती है? अगर आती है तो आपकी राइटिंग में इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ हरियाणा हमें दिखने को मिलती है। इज इट क्लियर? कहते हैं ना भूमिपुत्र, भूमिपुत्र, भूमि कन्या, उसका क्या मतलब है? सन ऑफ द सॉइल, मतलब वो वाकई जिस जगह पे वो जन्मा है तो उस जगह की खुशबू, उस जगह की भाव उसके आचार आचरण के माध्यम से बहुत ही प्रकट है। ठीक है, इंडाइजिनस का मतलब उसी पर्टिकुलर लोकल एरिया की जो विशेषताएं हैं, वो सारी खूबियां उनके अंदर है, दैट इज इंडाइजिनस। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। उन्होंने राइटिंग के लिए एक पेन नेम अडॉप्ट किया था। पेन नेम मतलब आ, जिस नाम के आड़ में कोई अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपा कर लिखता है या लिखती है, दैट नेम इज कॉल्ड पेन नेम। तो उन्होंने अपना जो रियल नेम जो है कमला दास,
इसको हाइड करने के लिए उन्होंने एक साहित्य के दरबार में, दुनिया में उन्होंने एक नया नाम लिया था। वो है माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी नाम से उन्होंने बहुत सारी नॉवेल एंड बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज की किताबें उन्होंने पब्लिश करी थी। किस लैंग्वेज में? दो लैंग्वेज में। एक तो उनकी मातृभाषा मलयालम, और दूसरी लैंग्वेज दैट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज इंग्लिश। इसके अलावा पोएट, इतनी सारी कविताएं उन्होंने लिखी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके अलावा उन्होंने पांच पांच कविताओं की पांच पांच किताबें, मतलब एक किताब में 20, 30, 40, 50, उससे भी फालतू पोएम्स एक एक बुक में है। ठीक है। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. वो स्पेशली किस चीज को दर्शाती है अपने पोइट्री के माध्यम से? ह्यूमन रिलेशनशिप की जो सटलिटी है, देखो, शी कैप्चर्स व्हाट, अपनी कविता के माध्यम से वो इस चीज को कैप्चर करने की कोशिश करती है। किस चीज को बेटा? अंडरलाइन कर दिया बेटा, ध्यान दीजिए। कम्प्लेक्स मतलब जटिल। जटिल मतलब जानते हो? दैट इज नॉट सिंपल। जो सरल नहीं है वही जटिल है, मतलब काफी डिफिकल्ट, जो पकड़ पाना काफी मुश्किल काम है, काफी बारीकिया से उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो काफी डिटेलिंग वो करती है। इंसान की जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मतलब नॉट ओनली एक गर्ल और के बॉय के बीच में रिलेशनशिप समझे। रिलेशनशिप मतलब हम जितने भी रिलेशन में रहते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, सभी रिलेशनशिप, मतलब माता पिता के साथ औलादों का रिलेशन, भाई बहन के बीच में, बहन भाई के बीच में, भाई भाई बहन बहन के बीच में। ठीक है। चाचा ताऊ के साथ हमारा संबंध, चाचा ताऊ के बच्चों के साथ, समझ गए? जितने की रिलेशनशिप हो सकते हैं, होते हैं, सबके अंदर जो सटलिटी होती है, सटलिटी मतलब जो सूक्ष्म भाव, जो फाइनर फीलिंग्स, और काफी इंट्रिकेसी होती है। स्नेह प्यार माया ममता, ये ऊपर ऊपर से कहने के लिए दो चार 10 इमोशंस या फीलिंग की बात आप कह सकते हो, बट बेटा इनको इन मोटे मोटे नाम से इंसान के, दो इंसान के बीच में जो रिलेशन है, उन रिलेशन उनको उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ प्यार मोहब्बत नफरत, इन मोटे मोटे नाम से उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। किसको? दो दो इंसान के बीच में जो रिलेशन है, उसकी बारीकियां, उसके नुएंसेस, मतलब सूक्ष्म भाव, मतलब से हम कहें क्या इन दोनों के बीच में प्यार है, तो मतलब सिर्फ प्यार ही है और कुछ नहीं है। गुस्सा नहीं है, ईगो नहीं है, ऐसा होता है किसी भी रिलेशन के अंदर? आपको एक चीज प्योरली, एक भाव, एक इमोशन प्योरली नहीं दिखाई दे सकती है। एक की जगह पे, जिसको आप एक से डिवाइन कर रहे हो, एक की जगह पे और भी 10 इमोशंस आपको देखने को मिलेंगी। नॉट ओनली दैट, अब उसके अंदर भी कई सारे लेयर्स होंगे, मतलब उस वो जो कई सारे लेयर्स, शेड्स ऑफ रिलेशन या शेड्स ऑफ फीलिंग्स, शेड्स ऑफ इमोशंस, तो वो चीजें जब डिटेलिंग के साथ देखी जाएगी तो उसका मतलब है इंट्रिकेसी, जटिलताएं। मतलब सीधा सीधा किसी भी रिलेशन को आप क्या नहीं कह सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो बेटा? डिफाइन नहीं कर सकते हो। अच्छा, उन दोनों के बीच में प्यार वाला संबंध है। अच्छा, उन दोनों के बीच में नफरत वाला संबंध है। अच्छा, उन दोनों के बीच में अरे ईगो वाला वो सिस्टम है। ये ऐसे मोटे मोटे में लोग नाम तो दे देते हैं कि इनके, इन दोनों के बीच में ऐसा संबंध है, समझ गए? लेकिन सिर्फ एक या दो चार इमोशन का नाम लेते हुए
किसी भी व्यक्ति के, किसी दो व्यक्ति के बीच में रिलेशनशिप को जो है डिफाइन किया नहीं जा सकता। उसके अंदर इंट्रिकेसी होती है। इंट्रिकेसी मतलब सटीलिटी, सूक्ष्मता होती है। मतलब ये 20% है, वो इमोशन 30% है, वो इमोशन 12% है, वो इमोशन 13% है, वो वाली इमोशन 2% है, वो वाली इमोशन 25% है। समझ गए? पर जो 2% है इमोशन, पर उसको तो तुम कह नहीं सकती हो ना, भले ही वो 2% है, लेकिन है भी तो सही, है तो सही ना। तो एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर का क्या काम होता है? उन बारीकियों को, मतलब बारीकी से देखना, डिटेलिंग करना। और बाकी जिनके इतने सूक्ष्मदर्शी भाव नहीं है, जिनके अंदर, जो इतने बारीकी से देख नहीं पाते हैं, वो मोटे मोटे में कह देते हैं। तो एक स्थूल भाव होती है, एक सूक्ष्म भाव होती है। स्थूल का मतलब मोटे मोटे में देख पाना और मोटे मोटे में बताते हुए चलना। मैं समझा पा रहा हूँ बेटा? मोटे मोटे में समझ जाता हूँ ना, उसे स्थूल कहते हैं साधु हिंदी में। और सूक्ष्म भाव मतलब, सूक्ष्म शब्द सुना है बेटा? काफी एक्यूरेसी के साथ बारीकियां, छोटी छोटी चीजों को भी जो पकड़ के चलते हैं। अर्णव समझ पा रहा है बेटा? तो वो चीज ये पोइटिस या ये राइटर करती थी। किसी दो व्यक्ति के बीच में रिलेशनशिप के अंदर कितनी बारीकियां है, कितनी जटिलता है, कितनी इंट्रिकेसी है। हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं, उसके प्रति हमारा विश्वास है, आस्था है, भरोसा है, सब है। पर कभी कभी मन में संदेह नहीं होता है क्या? उसको जैसा मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, वो एग्जैक्टली वैसा है क्या? कभी कभी मन में कोई डाउट नहीं आता है क्या? कभी भी नहीं आता है। अच्छा, उसने जो ये बात बोली थी, ये बात पूरी तरह से सच है क्या? कभी मन में ऐसे डाउट कभी भी नहीं आता। अगर आता है तो वो है मन के अंदर सच्चाई, और मन के अंदर वो वास्तविकता, और वही है बारीकियां। और लोग बाहर से देख के क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, इन दिनों दोनों के बीच में तो एकदम अगाध, अटूट, भरपूर, 100%, 100% शुद्ध प्रेम है। भाई, शुद्ध प्रेम के अंदर भी 1%, आधा परसेंट, पौना परसेंट, कुछ ना परसेंट, वो क्या कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की तरह क्या कर रहा है? इधर देख ध्यान से। तो वो जो बारीकियां है बेटा, दैट इज द, दोज आर कॉल्ड क्या? सटल, क्या कहते हैं उसको? सटलिटी। इसको स्पेलिंग में सिंगुलर में बोले तो SUBTEL, सटल, और TY, सटलिटी, दैट इज सिंगुलर। और इसकी प्लूरल फॉर्म में वाई के बदले में क्या हो जाता है? आई, और फिर ES ऐड होता है। सटल मतलब सूक्ष्मताएं, मतलब सूक्ष्म जो भाव है, वो एक नहीं, कई सारे सूक्ष्म भाव है। तो उसके माध्यम से जो है, उसके साथ वो ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी को एक्सप्लोर करते हैं। मतलब दो ह्यूमन बीइंग्स की रिलेशन, बीच में जो रिलेशन है, उसकी बारीकियां को वो, उसकी जो नर्व्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और किस तरह से? लिरिकल इडियम से, मतलब छंद का मेल है, ऐसी लाइनों के माध्यम से। या तो छंद का मेल ना भी हो, आ, इतने सुललित भाषा, इतने स्मूथ फ्लोइंग भाषा का प्रयोग के माध्यम से वो ऐसी कविता लिखते हैं, जिस भाषा को कोई चाहे कविता की तरह आवृत्ति ना करके गाने की तरह जो गा भी सकता है, कोई भी यूज करे। तो दैट इज कॉल्ड लिरिक। आप सुने हो बेटा, गाने के जो बोल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लिरिक्स कहा जाता है। तो लिरिकल शब्द का मतलब होता है, ऐसे छंद का मेल जनरली होता है। छंद का मेल ना भी हो, इतने वेल चोजन वर्ड्स के माध्यम से वो कविता लिखी गई है, जिसको कोई भी, जिसपे सुर लगा के कोई आसानी से गा भी सकता है पोएट्री, पर दैट कैन बी सung इवन। ठीक है? तो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल को क्या कहा जाता है बेटा? लिरिकलिटी या लिरिक्स। ठीक है? ये लिरिकल इडियम के माध्यम से, इडियम मतलब वाग्धारा, मतलब एक चीज को समझाने के लिए दूसरे लैंग्वेज का सहारा लेना, और
उस एग्जाम्पल के माध्यम से उस घटना की, उस परिस्थिति की गहराई तक एक रीडर को पहुंचा देना। तो वो जो शब्दों का इस्तेमाल, वो जो कंपैरिजन, वो जो एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड ईडियम। वाग्धारा अपने हिंदी में पढ़े होंगे, प्रवाद, प्रवचन, और क्या कहते हैं उसको, प्रोवर्ब्स को। अच्छा हाँ, लोकोक्तियां ने बोलते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो ऐसे ऐसे वो यूज करती थी ताकि लोगों को आसानी से वो समझा सके परिस्थिति को। तो जो उनके पोइट्री की खास बात रही है, तो स्पेशलिटी कि ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर जो सटलिटीज, जो सूक्ष्मताएं हैं, उसको वो पोइट्री के माध्यम से पकड़ने की वो हमेशा कोशिश करती थी। कि मोटे मोटे में चीजों को समझाना नहीं, एकदम गहराई में डुबकी लगा के मन की गहराई के अंदर कौन कौन सी भाव है, किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर गहराई में डुबकी लगा के ये कौन कौन सी भाव चल रही है, उसको एक्सप्लोर करके ऊपर तक ले आना, सरफेस लेवल तक ले आना, उसको व्यक्त करना, वही उनका काम है। और ये जो कविता है, प्रेजेंट जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज माई मदर एट 66, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन टू दैट। मतलब इस कविता में भी वो नुएंसेस, वो बारीकियां आपको देखने को मिलेगी। अनुभूति की जो बारीकियां, जो जो सेंसिटिविटी है, जो सूक्ष्मताएं हैं भाव की, वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा। अब मैं थीम आपको लोगों को बोलता हूँ, आप लोग सुन के पहले लिख लीजिए। ठीक है। यहाँ पे तो मैंने ऑनलाइन ये पीडीएफ निकाली है, तो इसमें तो रिटर्न नहीं है। लिखिए बेटा। द पोएम, देन सिंगल कोटेशन के अंदर माई मदर एट 66। जैसे जैसे इस पोएम का नाम जैसे लिखा हुआ है ना बेटा, ऐसे ही लिखना है। ठीक है। माई एम कैपिटल, मदर एम कैपिटल, 60 का एस कैपिटल, बाकी हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल ही रहेंगे, और 66 के बीच में ऐसे हाइफन भी डालना है। ये सिंगल क्वेश्चन के अंदर रखिए। द पोएम माई मदर एट 66, 66 के बाद सिंगल क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। डील्स विद द थीम ऑफ, deals with the theme of the global crisis, the global crisis, CRISIS, on the part of the young generation, on the part of the young generation, OF of। जब भी मैं ऑफ बोलूं या ऑफ बोलूं, उसका मतलब है ओ सिंगल एफ, और जब ऑफ बोलूंगा उसका मतलब है डबल एफ। ठीक है। ऑफ द यंग जनरेशन, to meet, 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 filial obligation, FILIAL, FILIAL, filial obligation, full stop. The youth get stuck, the youth get stuck, STUCK, in a dilemma, in a dilemma, DILE DILE dilemma, when it comes to take the decision, when it comes to take the decision, फिर डैश लगाइए, मतलब लंबा सा माइनस साइन जैसा। ठीक है। एक मतलब ठीक ठाक लाइन, 1 इंच जितनी चौड़ी जो लंबी एक लाइन लगाइए, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। डिसीजन के बाद ये लाइन लगा दी। वेदर टू सर्व, वेदर टू सर्व, SERVE, सर्व,
old parents, old parents by staying at home, by staying at home, or or to choose, or to choose, choose, going somewhere else, going somewhere else to brighten their future, to brighten, Brighten, brighten their, their future, full stop. Almost always, almost always, they end up, they end up choosing the second option, choosing the second option, comma, although they love their parents, although, although they love their parents dearly, dearly, एक साथ, full stop. It is only their golden future. It is only their, their golden future that lures them, that lures, Lures, lures them, them, and they cannot, and they cannot, can or not एक साथ, ignore the call of their future, ignore the call of their, their future, full stop. इसके बाद बेटा ये 2 पेजेस की पिक्स भेज दूंगा, उसमें से आप लोग वर्ड मीनिंग्स, हाँ, जो अननोन वर्ड्स है आपके लिए वर्ड मीनिंग्स लिख लेना। एक्चुअली सिनोनिम्स है, सिर्फ अननोन हमेशा नहीं है, कुछ वर्ड्स आपके नोन भी है, पर एग्जैक्टली टेक्स्ट में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो अगर आप अपने आंसर में यूज करोगे तो घिसे पिटे आंसर लगेंगे। इसलिए मैं कायदे से ये करता हूँ सभी, एवरी ईयर बच्चों के साथ, कि भाई आप लोग, मैं सप्लाई करता हूँ, आप लोग क्या ले लीजिए, इन वर्ड्स के सिनोनिम ले लीजिए और इसको याद रखें, और आंसर लिखते वक्त टेक्सचुअल वर्ड्स यूज ना करके क्या करें, इन सिनोनिम्स का यूज करें। इससे क्या होगा, आपका आंसर, आपके आंसर में वो शब्द नहीं आएंगे जो शब्द बाकी सब बच्चे लिखेंगे, टेक्सचुअल वर्ड। आपके आंसर में आप उसके ही सेम मतलब वाले अलग वर्ड्स लिख रहे हो, इसके चलते आपका आंसर, इट विल स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट, और लोगों से आपका आंसर देखने में अलग रहेगा, मतलब एक जैसा ही रहेगा, समझ गए। इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, इसके चलते ही आप मार्क्स लूज नहीं करोगे, फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए वर्ड मीनिंग्स, ये जो सिनोनिम्स देते हैं मैं हम, तो अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है, भूलना नहीं बेटा। जिस समय जो चैप्टर जो पोएम चल रही है उसके वर्ड मीनिंग्स लिख लो तुरंत, और 1-2 दिन में याद कर लो, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं मारनी। इसके अलावा बेटा अंडरलाइंस होते हैं, अंडरलाइन करके देखोगे वहां पे मैंने इमेज, सिंबल्स, लिटरेरी डिवाइस का मेंशन, उसकी भी मेंशनिंग कर दी है, वो भी अच्छे से याद रखनी है। ये सब मैं समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। और मीनिंग वगैरह वो आप लोग नोट करके लर्न कर लेना, और वर्ड मीनिंग्स के अलावा इमेजेस, सिंबल्स और लिटरेरी डिवाइसेस भी जो है वो भी जरूर मार्क कर लेना और नोट करके फिर याद कर लेना, ओके। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे है क्या, ये थीम जो अभी अभी हमने
लिखवाई है उसका क्या मतलब है, ये पहले पर समझ लेते हैं। जिस मुख्य विषय के ऊपर ये कविता आधारित है, वो मुख्य विषय ये है कि वर्तमान समय के जो आधुनिक पीढ़ी है, नई जनरेशन जो है, उनके साथ एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रखी है उनके साथ, उनके पास। वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये चाहे जापान के बच्चे हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे अरब के हो, चाहे इंडिया के हो या चाइना के हो, हाँ, ऑल अलाइक, हर एक जगह पे एक जैसे ही प्रॉब्लम है। न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए एक कॉमन सी समस्याएं हैं। दुनिया के किसी भी देश की तरफ नजर डालो, समस्या क्या है। जब भी फिलियल जो ड्यूटीज है, फिलियल जो ऑब्लिगेशंस है, फिलियल ऑब्लिगेशन का मतलब, अर्नब ध्यान दे बेटा, फिलियल का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू योर पेरेंट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू आवर पेरेंट्स, उसको फिलियल बोला जाता है, पिता माता के प्रति। ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब जो नैतिक दायबद्धता या नैतिक कर्तव्य, ये जो पिता माता के प्रति कर्तव्य निभाने की जब बारी आती है, किनके लिए बारी आती है भाई, यंग जनरेशन, लड़का हो या लड़कियां। ठीक है भाई। बचपन से वो पाल पोस के आपको बड़े किए, शिक्षा दी, सब कुछ करे, तो आप 25 साल के हो गई हो, 25 साल के हो गए हो आप, तो फिर जाके आप नौकरी करने के लिए आप सोच रहे हो, सोच रही हो, या तो बिजनेस सेटअप, कोई कंपनी ओपन करोगे, कुछ करोगे, है ना, काम तो करना ही पड़ेगा। तो उस समय जब आपको करियर चूज करने की आपकी बारी आती है, और उसी समय मम्मी पापा उस समय तक क्या ठीक ठाक एजेड या तो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके प्रति कर्तव्य भी आपको निभाने हैं। जब आप चल नहीं पाते थे, तब उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाए, आप गिरे, आपको दर्द हुआ, तकलीफ हुई, आप रोए, तो आपका आंसू उन्होंने पूछे। ठीक ना। जिंदगी के हर एक मोमेंट पे वो आपको सपोर्ट देते गए। अब वो धीरे धीरे उनकी शरीर की ताकत, उनकी शरीर की शक्ति, और धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से क्या हो रही है भाई, कम होते होते खत्म हो जाएगी। तो वो आज अपने सेकंड चाइल्डिशनेस की तरफ जा रहे हैं। उनके शरीर की ताकत कम होती जा रही है, वो जल्दी जल्दी कोई काम करते हुए जल्दी जल्दी हाफ जाते हैं। ठीक है। कुल मिला के ऐसे कई सारी चीजें आती है। तो आपका शरीर अब स्ट्रांग हो रहा है, काफी हो चुका है, और उनका शरीर अब काफी कमजोर होता जा रहा है, सैकड़ों बीमारियां उनको घेर ली है, ये सब होता है। तो पिता माता के प्रति उनको सपोर्ट देने के लिए उनके प्रति कर्तव्य है कि नहीं, हेलो भाई, है या नहीं, है ना। तो उन कर्तव्य को एक साथ बोला जाता है फिलियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है। तो जब बच्चों की तरफ से फिलियल ऑब्लिगेशन, पिता माता के प्रति कर्तव्य निभाने की बारी आती है, तब जाके बच्चे बहुत ही दे गेट स्टक टू सम डिलेमास। डिलेमास मतलब दुविधा, तब वो दुविधा में पड़ जाते हैं। अधिकार या हक, स्नेह प्यार का हक से लेकर के आपके जितने भी रिक्वायरमेंट है, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब चाहिए, पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, जूते चाहिए, जो कुछ भी आपके, खाना चाहिए, है ना, एंटरटेनमेंट चाहिए, आपकी जो भी, जब कभी भी जो भी रिक्वायरमेंट रही है, आप रिक्वेस्ट करके नहीं, मैक्सिमम केस में एकदम हक से मांगे थे। याद है, हक से मांगे थे ना। नहीं, अभी तो मांग रहे हो आप लोग। थे नहीं आप लोगों के लिए, मांग रहे हो, हक से मांगते हो, क्योंकि ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, तो इनका तो कर्तव्य है हमारे प्रति ये सब मत कर्तव्य करने का, है ना। ठीक है। बट वो जब ऐसे वल्नरेबल स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट या मेंटल स्टेट पे पहुंचेंगे, मतलब वो जब बूढ़े होएंगे, आप जब काफी स्ट्रांग हो जाओगे फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सब, तो उनसे, वो आपसे भी
क्या रखते होंगे, अपेक्षा रखते होंगे, है ना, कि बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे। उस समय कर्तव्य निभाने की जब बारी आती है, लेते वक्त तो आप लेते गए भाई, हक से मांगते गए, पर अब जब देने की बारी आई तो आप किस में पड़ गए बेटा, दुविधा में पड़ गए। दुविधा इसलिए नहीं कि मम्मी पापा के प्रति कर्तव्य आप निभाना नहीं चाहते हो या उनसे प्यार नहीं करते हो, बेशक बहुत अच्छे से उनसे प्यार करते हो, सब ठीक है, उसके बावजूद भी दुविधा क्या है, दुविधा दो ऑप्शन के बीच में है। एक, अपने घर पे रह लूं, अपने ही घर पे मम्मी पापा पिता माता के घर पे रह के, मतलब उसी शहर में जिस गांव में मैं पला बड़ा हुआ हूँ, वहीं पे उसी घर पे रह के मेरे गांव के, मेरे शहर के आसपास जो भी काम अवेलेबल है वही काम करके गुजारा करूं, या पापा की कोई दुकान है वही दुकान चला लूं, मतलब कुल मिला के कहाँ पे रहूं, अपने घर पे रह के जो भी आजीविका संभव है वो प्रोफेशन, वो बिजनेस, वो छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा और पूरी फैमिली का गुजारा करूं, लेकिन रहूं मम्मी पापा के पास, उनके साथ, ताकि उनको मैं दिन रात सपोर्ट दे सकूं। समझ गए? ये फर्स्ट ऑप्शन है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है बेटा, नहीं, बेंगलोर में मुझे अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छी सैलरी, अच्छा वाइब, काफी अच्छे वाइब्स, अच्छा वातावरण में काम करने का वाइब्स, हाँ वहाँ पे भी वाइब्स, वीआईबी वाइब्स होते हैं वहाँ पे, वातावरण में बहुत सारे एम्बियंस की बात होती है। वाइब नहीं समझे, एक शायद एक कन्फाइंड मीनिंग को लेकर के आप लोग हंस गए, ऐसा कुछ होगा। वाइब का एक मतलब नहीं होता है, वाइब का मतलब कई सारे होते हैं, ठीक है, बाद में समझाऊंगा। तो अच्छी एम्बियंस है, तो मैं वहां पे जाके जॉब करूंगा, सैलरी भी मुझे मतलब 1 करोड़ प्लस की जो है पर एनम वो सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे लोकल कंपनियों में काम करूंगा, 15 20 30 हजार मंथली, पूरे साल में 3 लाख से फालतू नहीं, कहाँ 1 करोड़, कहाँ 3 लाख। तो मैं बेंगलोर वाली नौकरी करना पसंद करूंगा या कुंडली वाली, समझ गए? ये प्रॉब्लम है। या तो कुछ बच्चे जिनके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, जिनके रिजल्ट मार्क्स बहुत अच्छे हैं, वो तो अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, या तो कम से कम कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, और यहाँ दिल्ली दिल्ली या तो क्या कहते हैं, बेंगलोर बेंगलोर को बिल्कुल ही भाव नहीं देते हैं। तो कोई तो अपने ही देश के दूसरे शहर में, और जिनमें और ज्यादा कैपेसिटी है, तो वो विदेश जाना पसंद करते हैं, वहां पे जाके सेटल होना पसंद करते हैं। इन दैट केस घर पे रहना रहना संभव नहीं होगा। अब घर पे रहना संभव नहीं होगा तो मम्मी पापा को कैसे वो देख पाएंगे, मम्मी पापा की देखभाल कैसे कर पाएंगे? बोलेंगे कोई बात नहीं, कमाएंगे तो अ, हर महीने मम्मी पापा के पीछे 20 30 हजार खर्चा भी कर देंगे, कोई बात नहीं, 2 मेड रख देंगे, एक नौकर रख देंगे, वो उनका देखभाल करेंगे। बेटा, पैसे लेके काम करने वाले लोग कभी भी आपके जैसा टेक केयर आपके मम्मी पापा का कर पाएंगे? कभी करेंगे? संभव है उनके लिए? नहीं संभव है। जो वार्मथ ऑफ रिलेशन आप महसूस करते हो वो तो कभी वो लोग फील ही नहीं कर पाएंगे। तो पैसे से वो काम नहीं हो सकता है जो काम आपसे हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन के बीच में बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं, और कई दिन वो मानसिक तनाव में रहते हैं इस चीज के बारे में, और डिसीजन लेने से बहुत ज्यादा उलझन में रहते हैं। और डिसीजन उलझन में रहने के बाद आपको क्या लगता है कि वो कौन सा ऑप्शन मैक्सिमम केसेस में चुन लेते हैं? सेकेंड ऑप्शन, वही 1 करोड़ वाली नौकरी, और कहा 3 लाख वाली नौकरी। भाई, 3 लाख को टुकड़ा के ऑब्वियसली 1 करोड़ को ही लोग चुनेंगे मैक्सिमम केस में, इसलिए मैंने बोला सेकेंड ऑप्शन को ही चुनते हैं बच्चे, अक्सर यही देखा जाता है। अब ऐसा जब होता है
तो मम्मी पापा के साथ रहना पॉसिबल नहीं होता। और ये एक ग्लोबल सिनेरियो है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ऑन द पार्ट ऑफ द यंग जनरेशन। इसका मतलब ये कभी मत समझो कि ये बच्चे, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं, उनके साथ उनका लगाव नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य उनको जिस तरह से बुला रहा है, ऐसे करके आजा देख तेरे लिए मेरे स्टोर में क्या क्या है। भविष्य को सब, हर कोई सुनहरा दिखना चाहता है, भविष्य को कोई डाउन दिखना नहीं पसंद करता है। बंद कर दो मुझसे। तो भविष्य की जब बात आती है, कोई ये नहीं चाहता है कि मेरा भविष्य खराब हो। बेटा, जब भविष्य की तरफ से सुनहरा कुछ मौका उसको देखने को मिलता है, वो उस तरफ भागता है, ना कि वो पास्ट की तरफ खींचा चला जाता है। बेटा, उसके लिए वो खुद वर्तमान है, कोई भी नौजवान, उसके लिए वो खुद प्रेजेंट टाइम में वर्तमान है, और पीछे की तरफ उसको अतीत, मतलब भूतकाल, पास्ट टाइम दिखाई देता है, और आगे की तरफ फ्यूचर दिखाई देता है। फ्यूचर मतलब उसका भविष्य, वो शादी करेगा, करेगी, उसके बच्चे होंगे, फिर उनकी परवरिश में वो लग जाएगा, लग जाएगी, समझ गए? ये भविष्य है। खुशी, खुशहाली वाली जो है जिंदगी बिताएगा, बिताएगी, ये सब बात। और उसके लिए पास्ट क्या है, वो खुद तो वर्तमान है, उसका भविष्य उसके लिए वेट कर रहा है। और उसके लिए पास्ट क्या है, मम्मी पापा। बहुत कॉन्शियसली सोचे या ना सोचे बेटा, मन के सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन के अंदर ये भाव रहती है, मम्मी पापा का जो कर्तव्य था वो हमारी तरफ करे हैं, ठीक है। अब मम्मी पापा की उम्र हो चुकी है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद वो धरती को छोड़ के जाने ही वाले हैं। इतने सचेतन रूप से हमें ये नहीं सोचते हैं, पर मन के गहराई में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें रहती है। तो मम्मी पापा उनके लिए क्या है बेटा, बोलो बोलो क्या है, पास्ट है। और वो खुद अपने लिए क्या है, प्रेजेंट। और उसका फ्यूचर उसके लिए वेट कर रहा है, और फ्यूचर कह रहा है बेंगलोर की नौकरी ले ले, या तो कनाडा या अमेरिका की नौकरी ले ले, या कुंडली वाली ले ले। चूज तो करेगा अमेरिका वाली, है ना, या कनाडा वाली। तो बात यही है, वो फ्यूचर की ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वो क्या नहीं कर पाता है, बोलो बोलो, इग्नोर नहीं मार पाता है। उसका वेटेज ही क्योंकि सबसे ज्यादा है, और उसी को पकड़ के सेकंड ऑप्शन पकड़ता हुआ वो चला जाता है घर छोड़ के। और फिर महीने में कुछ पैसे वो भेज देता है, 20,000, 30,000, अच्छी खासी सैलरी है। अब कुल्ली में रहता तो कुल मिला के उसकी सैलरी होती 25,000 मुश्किल से। मम्मी पापा के लिए कितना खर्च कर पाता है, 2-3 हजार, 5,000 महीने में। अब वो तो 25 से उधर से भेजेगा, लेकिन वो 25,000 ये 5,000 से बहुत कम है वेटेज के मामले में। गुड मॉर्निंग। तो उस 25,000 से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, 25,000 में वर्थ नहीं है, रिलेशनशिप की जो है वर्थ नहीं है, वो अपनापन नहीं है। उससे क्या करेगा, उससे वो नौकर चाकर तो रखेगा, पर नौकर चाकर से वो काम नहीं हो पाएगा जो काम उससे हो सकता था। तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम परसिस्ट करती है किसी भी बच्चे के लिए। तो समरी समरी समझ के ही आज की जो है क्लास एंड करते हैं, कल पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। बेटा, गुड मॉर्निंग। ये जो पोएटिस, मानो पोएटिस खुद ही उसकी निजी जिंदगी की कहानी मान लो, या तो पोएटिस किसी के मुंह से ये कहानी सुन रही है, हमें सुना रही है। तो वो है कोई भी लड़की 40-42 की हो चुकी है, या 35-36 की हो चुकी है, ऐसे। शी इज सेटल्ड इन हर जॉब, अपने प्रोफेशन या तो जॉब पे वो सेटल्ड है।
अब जिस जगह पे वो सेटल है, देश के दूसरे शहर में सेटल्ड है मानो, अब वहां से मतलब लड़की साउथ इंडिया की है, मानो नॉर्थ इंडिया में वो जॉब करती है। ठीक है, काफी लंबी डिस्टेंस, 1500 2000 किलोमीटर दूरी पे। तो मे बी शी इज मैरिड ऑल्सो। ठीक है, अब मैरिड हो या ना हो मैटर नहीं करता है, मम्मी पापा से उसको दूरी रहना पड़ता है। ठीक है, काम के सिलसिले में 2 4 6 महीने में एक बार एक आध बार वो चक्कर लगाती है मम्मी पापा को। पापा के बारे में यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, तो मतलब शायद पापा पहले ही जा चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। अब मम्मी से मिलने के लिए वो घर आई थी। 2 4 दिन रुकी, 5 7 दिन मैक्सिमम। अपने जॉब से उसको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? 2 4 दिन, 5 7 दिन। इससे फालतू नहीं। अब मम्मी से खुशी खुशी हैप्पी टाइम, फन टाइम वो बिताए। उसके बाद तो भाई छुट्टियां खत्म हो गई, तो फिर जाना तो पड़ेगा, जॉब पे जो है रिज्वाइन करना पड़ेगा, या तो जो भी प्रोफेशन है जो भी बिजनेस है, जाना तो पड़ेगा। अपने वर्क स्पेस जो भी है वहां पे तो जाना पड़ेगा। तो वर्क प्लेस पे जब वो जा रही है, जो जाने का दिन है, जाने का डे है, तो मम्मी बहुत ही ज्यादा भारी मन लेकर के बेटी को अलविदा कहने के लिए, कहते हैं ना हम ट्रेन से जाएंगे तो स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ, छोड़ के आती हूँ, ऐसी बात होती है। तो वो एयरपोर्ट तक, कोचिन उनके नजदीकी एयरपोर्ट का नाम है कोचिन विमानबंदर। तो कोची या तो कोचिन कहते हैं। तो कोचिन एयरपोर्ट तक वो उसे सी ऑफ करने जा रही है। तो एक कार उन्होंने हायर करी हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और बैक सीट पे माँ और बेटी दोनों बैठी है। ठीक है, सुबह का टाइम है, साड़ी डाली हुई है मम्मी, बेटी जो भी ड्रेस में होगी वो है, कोई बात नहीं। तो बूढ़ी हो चुकी है मम्मी, 66 एजिड। बेटा पूरी रात की जो है थकान, सारा दिन की थकान दूर करने के लिए रात को हम नींद लेते हैं। और रात को अगर अच्छी नींद मिले, उसके बाद सुबह उठ के बंदे जो है सब रिफ्रेश, फ्रेशेंड अप होते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं ना। मतलब मोबाइल का चार्ज खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, रिचार्ज, उसको चार्ज कर लेते हैं, दोबारा से चार्ज कर लेते हैं। अब दोबारा से चार्ज कर लेते हैं तो फुल 100% ना से 85 90% पे एकदम मस्त चलता है फिर मोबाइल। तो ऐसे ही है, इंसान की शरीर जब चार्ज हो जाता है ओवरनाइट अच्छे से नींद लेने के बाद, तो सुबह सुबह एकदम जोश में आ जाते हैं, जो भी काम करना है तो फटाक से कर देंगे। बट बूढ़े लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है भाई। उनको रात को जो है, रात को उनको नींद भी अच्छे से नहीं आती है, बीच बीच में उनकी नींद टूट जाती है, खुल जाती है। एनर्जी लेवल इसलिए रिप्लेनिश पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। वो नींद नींद सी आती है उनको, दिन में भी झपकी लेते हैं बार बार। तो और उबासी लेते हैं। बेटा मुंह कब हमारी यार्निंग के लिए मुंह कब खुल जाता है? जब बॉडी के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो बॉडी अपने मैकेनिज्म, नॉर्मल सिंपल मैकेनिज्म का प्रयोग करती है। क्या? और नाक के ये दोनों जो छेद है, इससे सफिशिएंट ऑक्सीजन क्योंकि नहीं जा पा रही है, इसलिए बड़ा सा मुंह खोल के जो है ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इनहेल कर लेती है बॉडी। ओके, सिंपल बात है। अब सुबह सुबह उठ के कोई अगर करे तो क्या लगेगा कि उसको जो है या तो तबीयत ठीक नहीं है, या तो उसको अच्छे से नींद नहीं आई हो। तो ऐसे मम्मी को वो करती हुई जब देख रही है, और बार बार मम्मी झपकी ले रही है बार बार, तो गौर से वो देख रही है मम्मी को, ये क्या बात है, एनर्जी लेवल सुबह सुबह इतना डाउन क्यों है? फिर जब मम्मी के चेहरे पे अच्छे से वो ऑब्जर्व करने लगी, उसको क्या दिख के, चेहरे पे बहुत ज्यादा झुर्रियां, मीन्स रिंकल, जिसके चलते उसको एक बहुत ही कठिन सच्चाई का सामना करना पड़ा कि मम्मी जितनी बूढ़ी एज के हिसाब से वो हम समझते हैं उनको, ऐसा नहीं है कि वो उतनी बूढ़ी नहीं है। मम्मी काफी, गुड मॉर्निंग बेटा, टाइम बहुत ज्यादा पार करके आते हो, सुन तो ठीक से। तो मम्मी जितनी बूढ़ी नजर आती है, एक्चुअली मम्मी उतनी बूढ़ी
हो भी चुकी है। 2 मिनट। उतनी बूढ़ी हो भी चुकी है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि मम्मी इतनी बूढ़ी हुई है या नहीं हुई है। मम्मी काफी बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड एज हो चुकी है। और उसी भावना के साथ साथ तुरंत मन में और एक भाव आ गई। भावना क्या आ गई? भावना ये आ गई कि ज्यादा दिन की अब मेहमान नहीं रहे। मतलब कुछ ही साल बाद या कुछ ही दिन बाद, कुछ ही महीने बाद मम्मी भी पापा की तरह चल बसेगी। तो इन दैट केस आई विल बी सेपरेटेड फ्रॉम माई मदर परमानेंटली। ये जो डर, ये जो पैनिक उसके मन में बैठ कि मम्मी ज्यादा दिन अब नहीं रहने वाली। और वो दुख, ये बचपन में भी ये डर उसके मन में आया करता था। जब वो छोटी थी, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, मम्मी किचन से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, कहीं पे भी जाए, मम्मी की पल्लू पकड़ के, कपड़े पकड़ के, साड़ी का कोना पकड़ के, हाँ, हाँ, जो भी कपड़े मम्मी डाले पकड़ के बच्चे चलते हैं। क्यों? बच्चों के मन में एक डर होता है कि मम्मी मुझे छोड़ के कहीं चली जाएगी। पर उस टाइम उस डर का कोई बेस हुआ करता था? वॉज इट रियल? वॉज इट प्रैक्टिकल फियर? नो, इट वॉज नॉट रियल फियर। वो एक फैलेसी थी, गलत फहमी थी कि मम्मी छोड़ के चली जाएगी उसे। लेकिन अब ये जो जो डर उसके मन में आया है, बचपन वाला उसके जैसे ही सेम फियर कि शी वुड बी सेपरेटेड फॉर फ्रॉम हर मदर। अब ये डर क्या रियल है या अनरियल? अब ये डर, इसमें क्वालिटी, बचपन वाला डर ही है लेकिन इसमें क्वालिटेटिव एक बहुत चेंज आया, क्वालिटेटिव परिवर्तन आया। वो डर उस टाइम फेक हुआ करता था, अब ये डर क्या है? बहुत ही रियल है। इसी सैडनेस के साथ मम्मी को बाय बाय करके वो सिक्योरिटी चेकिंग काउंटर पार करके एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद वो चली जाती है। मम्मी इधर से हाथ हिला रही है बाय बाय करने के लिए। उसमें फिर हिम्मत नहीं हुई थी, गाड़ी में जब बैठी थी, दोबारा से मम्मी के चेहरे की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मम्मी की तरफ देखते ही उसके मन में वही नेगेटिव भावनाएं आ रही है कि मम्मी बस चंद दिन की मेहमान है। इसीलिए जब तक गाड़ी, मतलब क्या कहा, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंची और दोनों वहां से गाड़ी से उतरे, उसके बाद वो सिक्योरिटी चेक काउंटर पार करके 15-20 फीट अंदर, मतलब एयरपोर्ट के अंदर भी चली गई, उससे पहले तक उसमें हिम्मत नहीं हुई कि मम्मी के चेहरे की तरफ देखूं। उसके बाद लगा कि भाई क्या पता भगवान के मन में क्या है, भगवान की प्लानिंग में क्या है, क्या पता मैं अगले जो है 3, 4 या 5, 6 महीने बाद मेरा फिर से चक्कर लगेगा, तब तक क्या पता भगवान को क्या मंजूर, मतलब क्या पता तब तक मम्मी चल बसे। फिर ये हो जाएगी आखिरी मुलाकात। तो आखिरी मुलाकात में जी भर के मम्मी को और एक बार देख लूं, तो वो बेटी 5-6 गज दूरी पे, मतलब 15-20 फीट दूरी पे जाके फिर से मम्मी की तरफ उसने एक बार देखने की कोशिश करी। अब की बार मन में थोड़ा जोर लगा कि भाई नहीं, मैं जो सोच रही थी कार में बैठ के, ऐसा नहीं है, मम्मी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है। उसका प्रूफ जो है वो मम्मी के चेहरे पे दिन के उजाले में देखना चाह रही थी। गाड़ी के अंदर भी दिन का उजाला, लेकिन उसमें थोड़े से जो है कम उजाला, और यहाँ पे एकदम ओपन डे लाइट। चलो शायद कुछ और देखने को मिलेगा। इतनी भी खराब परिस्थिति नहीं है। लेकिन वो 12-15 फीट दूरी से जब देखने लगी, मम्मी सिक्योरिटी चेक काउंटर के बाहर है और वो अंदर है, बाई बाई कर रही है और देख रही है मम्मी की तरफ। फिर देखे ना, वही बात है, वही चेहरे पे क्या रिंकल, पूरी तरह से वो बूढ़ी हो चुकी हुई। और बाकी बस गिनती के दिन रह गए। पता नहीं भगवान को इतना भी मंजूर होगा कि नहीं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलने आऊं तब तक मम्मी जीवित रहे। इसी भारी भावना के साथ, भारी मन के साथ वो बाय बाय करके, और मम्मी भी इधर से बाय बाय करके चली। कोई किसी के आगे नहीं रोई, बिकॉज दे लव्ड ईच अदर वेरी डियरली। कोई किसी के आगे नहीं रोई, ना माँ ना बेटी, क्योंकि कोई किसी को दुखी कर कर जाना या अलविदा कहना नहीं चाहती थी।
सब अपने दो दो एक एक जने जो है अपना अपने मन के अंदर जो भारीपन वो खुद लेके चली गई। मम्मी भी मम्मी को भी दुख नहीं हो रहा था क्या, बहुत दुख हो रहा था। पर बेटी जा रही है, वो जाते वक्त ऐसे जो है आंसू देख के जाएगी, अच्छा नहीं लगता। बेटी भी मम्मी को साइड छोड़ के नहीं जाना चाहती है, इसीलिए चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट की साइन बोर्ड लटकाते हुए, मतलब फोर्सफुली मुस्कुराहट नहीं आ रही है, फोर्सफुली स्माइल 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 करती हुई हो जा रही है, ठीक है मम्मी, जल्द ही मिलते हैं। अब जब वो प्रॉमिस ये कर रही थी, उसको पक्का पता था इट वॉज अ फेक प्रॉमिस। क्या पता आगे चल के मिलने का मौका ही ना मिले। दिस इज द होल पॉइंट। तो देखो, ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच वो जो सटलिटीज है उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया। हम कहते कुछ है, पर हमारे मन के अंदर कुछ गहराई में कुछ दुख दर्द की कहानी चलती है। ठीक है, कल पोएम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। वर्ड मीनिंग्स भेज दूंगा, बेटा लिख लेना और याद कर लेना, थीम भी याद कर लेना मस्त। बैठे भाई, मैं इनको 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा अगर आप लोग सभी टाइम पे आ जाओगे। मैं 5:50 पे आप लोगों की फिर क्लास स्टार्ट करूंगा।